नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हलाल सर्टिफाइड प्रोजेक्ट, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ये आपने बहुत सुना होगा। हलाल सर्टिफाइड प्रोजेक्ट भी होने लगे हैं, प्रोडक्ट भी होने लगे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन की अपनी अर्थव्यवस्था है। आप अगर नहीं जानते तो जल्दी से बता देता हूं। दरअसल जो प्रोडक्ट इस्लामी कानूनों के तहत बनता है, तैयार होता है, उसको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसे सर्टिफिकेट में दरअसल जिस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है, उस प्रोडक्ट को, उस सर्टिफिकेट के लिए एक हिस्सा, यानी कि उसको एक टैक्स चुकाना पड़ता है। उसको अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है, उस प्रोडक्ट से बिकने वाला जो सामान है, उसके लिए आपको एक रकम चुकानी होती है, जो दरअसल इस्लामी कामों में खर्च होती है। ये पूरा का पूरा इस्लाम जो हलाल सर्टिफिकेशन है, इसका पूरी दुनिया में जो है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में ये सर्टिफिकेशन चलता है। पिछले कुछ समय से भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बहुत बवाल हुआ, क्योंकि लोगों ने पहले सुना था हलाल तो सिर्फ जो है वो मांसाहारी भोजन में, उस कंटेक्स्ट में, उस टर्म में जो है हलाल शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन जो है अब हर प्रोडक्ट में आने लगा है, हर प्रोजेक्ट में आने लगा है, पता चला देश में जो है एक हॉस्पिटल खुल गया है जो हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। बच्चों के डायपर हलाल सर्टिफाइड बनाए जा रहे हैं, लिपस्टिक हलाल सर्टिफाइड बनाई जा रही है, खाने के आइटम जो वेज आइटम है उनको भी हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ रहा है। इसको लेकर देश भर में अच्छा खासा बवाल हुआ था, और इस बवाल को लेकर के खूब राजनीति भी हुई थी। लेकिन आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी हलाल सर्टिफाइड, जैसे मैंने कहा, डायपर से लेकर लिपस्टिक, खाने पीने का आइटम, सब कुछ हमने सुना। लेकिन क्या हलाल सर्टिफाइड बजट हो सकता है किसी स्टेट का? यह अब तक सुना नहीं है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो रहा है। दरअसल हुआ यह कि बीजेपी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हल्ला बोला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। अब इस बजट को लेकर के बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कर्नाटक की तरफ से यह सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यह जो बजट है यह हलाल सर्टिफाइड बजट है। बीजेपी ने इतना ही नहीं कहा, दरअसल इस बजट के अंदर मुसलमानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं जो हैं उनका ऐलान किया गया है। एक के बाद एक योजनाएं। वक्फ बोर्ड के लिए 1,500 करोड़ रुपए है वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान के लिए, वहाँ की जो ज़मीनें हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ओवरऑल मुस्लिम जो कल्याण है उस पर 1,000 करोड़ खर्च करने की बात है। मुस्लिम लड़कियों को ट्रेनिंग देने की बात है। इसके अलावा इमामों के लिए 6,000 रुपये भत्ते की बात है। ऐसी तमाम घोषणाएं हैं, एक के बाद एक ऐसी दर्जनों घोषणाएं हैं जिनको लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई। और बीजेपी कह रही है यह बजट जो है हलाल सर्टिफाइड बजट है। बीजेपी इतने पर नहीं रुकी है, बीजेपी यह भी कह रही है यह दरअसल आधुनिक मुस्लिम लीग का बजट है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और कांग्रेस का जो बजट है वो सीधा सीधा तुष्टीकरण का बजट है। कांग्रेस कह रही है भाई हमने तो ये डेवलपमेंट का, विकास का बजट पेश किया है। लेकिन अगर विकास का बजट है तो क्या सबका साथ सबका विकास की लाइन पर है? यह सवाल बीजेपी ने उठाया। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमला हो रहा है। और बीजेपी यह भी कह रही है कि वो इस मुद्दे पर देश भर में, जी हां ध्यान से सुनिएगा, मामला सिर्फ कर्नाटक की सीमाओं तक सीमित नहीं है। बीजेपी कह रही है देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यह सीधा सीधा तुष्टीकरण का बजट है, मुस्लिम अपीजमेंट का बजट है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान भी पोस्ट कर दिया। मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद दिलवाया जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में कि भाई हम जो है इस तरह की योजनाएं लाएंगे जिससे अल्पसंख्यकों, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए जो है उनको हम आगे ले जाएं। तो बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो पुराने बयान भी याद दिला दिए और बीजेपी कह रही है ये सीधा सीधा हलाल का बजट है, तुष्टीकरण, हलाल सर्टिफाइड बजट है, तुष्टीकरण का बजट है। आपको याद होगा
कि राहुल गांधी ने चुनाव में खटाखट स्कीम की घोषणा की थी और कहा था कि जैसे ही हम चुनाव जीत जाएंगे खटाखट महिलाओं के अकाउंट में 8,000 रुपए गिरने लगेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम तो लागू हुई नहीं क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीती नहीं, लेकिन अब नया खटाखट आया है, हलाल सर्टिफाइड बजट आया है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बजट खटाखट, हलाल सर्टिफाइड बजट, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुनिए बीजेपी किस तरह से हमलावर है और कांग्रेस की ओर से कैसे इस पूरे मसले पर डिफेंसिव होकर जवाब दिया जा रहा है, या शायद कुछ कांग्रेस के नेता ऑफेंसिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप तय कीजिए, सुनिए जरा। Is halal budget ensuring Karnataka drives the nation's economic process is a halal budget. Ensuring rural development is a halal budget. I mean, I think sometimes BJP has lost even common sense. The budget is a budget for economic progression. Schools, roads, buildings, and let it be like it's not only minority also they're doing, and that was also previously done by the Siddaramaiah government way back in 2013-2015. So it is not only one particular, we are looking at the overall development. State government in Karnataka is becoming their poster example of appeasement. Imams, minority priest in Karnataka just means imams, and they are given an honorarium of rupees 6,000 per month. And during these times, once again the Karnataka government has decided to give 150 more crores to Waqf board. This is a huge deviation from the principle of Dr. Baba Sahab Ambedkar's constitution. Why is there this much appeasement? Does the minority community in Karnataka only mean the Muslim community? Why are reservations that are meant for OBCs, SCs, why is it taken away to appease just one particular community? Much more than 27,000 crores more than the previous budget, which is not easy, and he has done it so well, and it's a budget which is well balanced, given justice to every other department. It is against the constitution spirit. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उन्हें रिलीजियस रिजर्वेशन मना किया। कांग्रेस पार्टी पूरा हद पार करके रिलीजियस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिजर्वेशन भी दिया है। जिन्ना आत्म संतुष्ट हो चुका है, मुझे लगता है औरंगजेब आत्म भी संतुष्ट हो चुका है। This is common man's budget. This budget is one which looks to the point of social justice. कांग्रेस पार्टी इमामों को 6,000 रुपए तक बढ़ा रही है। इसमें वक्फ को 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए दिया जा रहा है। इसमें हर ताल्लुक के अंदर 50 लाख रुपए के स्टेट एक्सचेकर के पैसे पे मल्टीपर्पज हॉल सिर्फ माइनॉरिटी फेथ के लिए खोला जा रहा है। इसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा सिर्फ माइनॉरिटी के बेनिफिट के लिए लगाया जा रहा है। इसमें उर्दू स्कूल्स के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कल ही कर्नाटक की सरकार ने हुबली रायटर्स का केस वापस लेने की बात करी थी। So the Congress party in Karnataka is running the government exactly similar to how Muhammad Ali Jinnah ran the government in Pakistan. तो बीजेपी हमलावर है, सीधे सीधे कह रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है और ये
अपीजमेंट के लिए इस हद तक चले गए हैं कि औरंगजेब और जिन्ना को भी संतुष्ट करने में लगे हैं। इन्हीं सबको लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। दुष्यंत नागर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सोनिया और राहुल गांधी के समर्थक हैं। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में राधिका जी आज आपसे करता हूं। राधिका जी, ये हिंदू मुस्लिम को बहुत आरोप लगते हैं कि भाई बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है। हालांकि इस वक्त कोई चुनाव नहीं है देश में, लेकिन फिर भी ये सब हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है, आरोप सबके ऊपर लग सकते हैं। लेकिन ये क्या कि आप बजट में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लाए, आप बजट को भी आप हलाल सर्टिफाइड बजट कह रहे हैं। मतलब हलाल सर्टिफाइड बजट कैसे हो सकता है? तो आप सीधा सीधा जिन्ना का, औरंगजेब का, मतलब पूरी तरह से बजट को लेकर भी आपने इसमें जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया। क्या कहेंगे आप? सभी को नमस्कार। शुभ जी, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो शासन नहीं करती, वो सिर्फ वोट बैंक की सौदेबाजी करती है। और कर्नाटक सरकार का जो ये बजट है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है और सबसे रीसेंट प्रमाण है। अब ये कोई सामाजिक कल्याण यहाँ पे योजना नहीं हो रही, बल्कि मुस्लिम लीग की पुनर्जीवित करने की प्रयास हो रही है। आप देखिए ना, कांग्रेस ने लगातार, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हो या उनकी पहले की सरकारें रही हो, उन्होंने मुसलमानों को खजाने के लिए, मुसलमानों के अपने खजाने के लिए ताले खोले हमेशा, चाहे और ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उन सबको साइड कर दिया। और इस बार भी यही किया। और देखिए ना, 54 ईयर्स से ज्यादा इनकी सरकारें रही, लेकिन आज मुसलमान कहाँ है? आज मुसलमान, अगर आप सर्वे करते हैं तो गरीब भी सबसे ज्यादा वहां पे है, अनपढ़ सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने जितना भी किया अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए, उन्होंने फिर भी मुसलमान को हमेशा पीछे रखा, बराबर के हक में आने नहीं दिया। अब देखिए, सरकारी ठेकों में आप 4% का आरक्षण दे रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान ठेकेदारों को दिया जाएगा। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस क्लासेस सिर्फ मुसलमान की बेटियों को, क्यों हिंदू की बेटियां, क्रिश्चियन की बेटियां और बेटियां नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को ही सेल्फ डिफेंस क्लासेस की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर महिला सुरक्षा की हालत हो रखी है। और वैसे भी बेटी तो सबकी बराबर होती है ना, ये क्यों स्पेसिफाई किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान महिलाओं को सेल्फ डिफेंस क्लासेस दी जाएगी? 1000 करोड़ अब मुसलमान बस्तियों के लिए रख रहे हैं, वहां पे और भी बस्तियां हिंदुओं की भी है, सबके लिए करते हैं ना, हर बस्ती के लिए क्यों नहीं? वक्फ की संपत्तियां, देखो वक्फ का जो ऑब्सेशन है कांग्रेस का, 2014 में सरकार बनने से पहले, चुनाव होने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के कहने पर 130 से ज्यादा दिल्ली में प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज जो करोड़ों की थी, वो वक्फ बोर्ड को दे दी। अब यहाँ पे फिर वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। तो ये ऑब्सेशन इनका खत्म नहीं हो रहा। कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपए, बताइए कितने शमशानों के लिए उन्होंने क्या किया? वैसे तो शमशानों कहीं के लिए कुछ भी किया उन्होंने। फिर ये कहते हैं कि सरकारी पैसे से निकाह का खर्चा होगा, कितने हिंदू बेटियों की शादियां करा दी। तो आपको करना है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन राधिका जी, अभी आपने कहा ना कि मुस्लिम जो हैं पिछड़े हैं, आपने कहा कि भाई ठीक है, वो कांग्रेस को अगर लगा, कांग्रेस ने रूल किया, ये ठीक है मैक्सिमम समय तक, लेकिन कांग्रेस के रूल के बावजूद अगर मुस्लिम पिछड़े रह गए, तो अब उनको आगे लाने के लिए अगर सरकार उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों? विशेष प्रावधान ये होते हैं सबका साथ सबका विकास। जब गरीबों के लिए प्रधानमंत्री योजना लेकर आते हैं घर की, तो वो सबको दिया जाता है, ये बिना पूछे कि वो हिंदू है कि मुसलमान। जब आयुष्मान योजना आती है तो सबको दिया जाता है बिना पूछे हिंदू है कि मुसलमान। जब एजुकेशन की योजना आती है सबको दिया जाता है, हिंदू है या मुसलमान ये फर्क नहीं किया जाता। और आप देखेंगे, ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुस्लिम वोट सबसे कम भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन आज तक हमारी कोई भी स्कीम हो नेशनल लेवल की या हमारी स्टेट की सरकारों में, हमने कभी भी भेदभाव करके ऐसा नहीं किया कि क्योंकि हमें मुसलमान वोट नहीं देते तो उन्हें ये फायदा नहीं होगा। और जिसका नतीजा आप देखिए, आज जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो मुस्तफाबाद जैसी सीट जहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के आता है। तो इससे ये शिफ्ट दिख रहा है। आप ट्रिपल तलाक का ही एग्जांपल ले लीजिए, क्या किया था शाहबानो केस में राजीव गांधी ने? उसके बाद जब ट्रिपल तलाक बिल आता है जिससे मुसलमान महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, उनको हक और हकूक मिलेगा, तब कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया। तो ये लेकिन आप देखिए ना, उन्होंने SC ST OBC, वो भी तो गरीब हैं, उनका हक छीनने का काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, इतिहास में भी जाएंगे, जो आप कह रही हैं उस पर भी मौका लगेगा तो आएंगे। लेकिन अभी आज ये जो तमाम मुद्दे उठाए, इन पर हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें, क्योंकि आप कह रही हैं कि ये सीधा सीधा अपीजमेंट का बजट है और बीजेपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है। दुष्यंत नागर जी, वैसे ये जो प्रावधान है बजट के,
ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अब इसको हलाल सर्टिफाइड कहा जाए नहीं कहा जाए ये तो देश की जनता और कर्नाटक की जनता तय करेगी, लेकिन जो प्रावधान है बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं कुछ प्रावधान अपने दर्शकों के लिए, कुछ राधिका जी ने जिक्र किया, लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ प्रावधान पढ़ देता हूं। सरकारी ठेकों और अनुबंधों में 4% मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण। सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कभी ऐसा हो। मुस्लिम विवाह निकाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के ढांचागत विकास के लिए 150 करोड़ रुपए। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ITI कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत। मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि। बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार। मुस्लिम छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यक विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए। इमामों को 6000 रुपए मासिक सम्मान राशि, है ना। तो ये तो सब पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि मतलब कर्नाटक में क्या, मतलब 100% मुस्लिम आबादी हो गई है कर्नाटक की क्या, कि सारी योजनाएं मतलब एक के बाद एक। और ये ठीक कहा कि भाई बेटियां तो साझा होती है, चलो आपने कहा, आपने बाकी सब, लेकिन बेटियां तो साझा होती हैं। मतलब बेटियों को भी अगर आप आत्मरक्षा के लिए तैयार करेंगे तो वो भी मुस्लिम बेटियों के लिए करेंगे, हिंदू बेटियों के लिए नहीं करेंगे, बाकी और किसी बेटी के लिए नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो रुपया की कीमत गिर गई डॉलर के मुकाबले, शेयर मार्केट डूब गया। आज इनके काम औरंगजेब और जिन्ना आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है, कोई भी इनमें से ऐसी योजना नहीं है जो देश में पहली बार लागू की गई है। मैं गुजरात राज्य का आपको उदाहरण देता हूं। वहां पे शादी सगुन योजना के नाम से एक योजना चलती है जिसमें 51,000 रुपए माइनॉरिटीज की जो भी बहन बेटियां होती हैं उनके विवाह के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार देती है। दूसरा, आपने कहा मौलानाओं की या मौलवियों की पेंशन के बारे में, उनको 6000 दे रही है। कई राज्यों में तो 6000 से 15,000 के बीच में ऑलरेडी सैलरी दी जा रही है। दूसरी बात, आपने कहा IIT के, दुष्यंत नगर आपका नेटवर्क खराब है, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, क्या कहेंगे आप सर इस बीजेपी के आरोप को लेकर? देखिए, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां विपक्ष में बैठा रखा है। अब सरकार अपना बजट लेकर आई है तो ये तो सरकार को अपनी दिशा दशा तय करनी है कि वो किस ओर चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे तो वो काम करेंगे नहीं। लेकिन ये भी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के प्रति कैसा रवैया रखती है, चाहे इनके गालीबाज सांसद हो विदुड़ी जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव में वो बयान कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, या योगी जी का 80-20 की बात। मुसलमान नहीं, उन्होंने घुसपैठिए कहा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए, पूरे चुनाव में मैं रहा हूँ, वैसे तो 5 लोकसभा में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है और थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी रहता हूँ आपकी तरह। नहीं, मैं भी निकाल लेता हूं, क्योंकि मुसलमान छीन लेंगे ये तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था। बोलिए। तो आज कोई सरकार इस दिशा में चलती चाहती है जिनका उद्देश्य है कि आखिरी खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। जो आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पहले के शासनकाल में वो नहीं बढ़ पाए, या ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने आरोप लगाया था, अगर उन्हीं की बात को सत्य मान लिया जाए और मुसलमानों का विकास नहीं हो पाया, कुछ योजनाएं जैसे मैं देख पा रहा था बेटी की रक्षाओं का है, या जो कई जगह ब्राह्मणों को मंदिरों में भी सैलरीज मिलती है, मैं बहुत सारे मंदिरों को जानता हूँ जहाँ पर ट्रस्ट उनको सैलरी देने का काम करता है, जो सरकार का भी एक अंग होता है। ट्रस्ट होता है वो सरकार का भी उसमें अधिकार क्षेत्र होता है। तो मैं ये विषय कह रहा हूँ कि अगर वो वहां पर देना चाहते योजना, वो जोशी जी एक मिनट, कंफ्यूज ना करें प्लीज। देखिए, अगर कहीं ट्रस्ट देता है मंदिरों का, तो उस ट्रस्ट, अगर जहां सरकार का हस्तक्षेप होता है तो सरकार मंदिरों से जो चढ़ावे की राशि होती है सरकार के खजाने में जाती है, और उसके बाद सरकार के खजाने में अगर चढ़ावे की राशि जाएगी तो उसके बाद जो है पुजारी को वेतन जो है, ये थोड़ी है कि वेतन जो है वहां से डोनाल्ड ट्रंप भेजेंगे। अगर सरकार ने खजाने की राशि ले ली
तो और ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदू मंदिरों से जो चढ़ावे की राशि होती है, जो हिंदू मंदिरों सिर्फ वो सरकार लेती है, क्योंकि सिर्फ मंदिर सरकार के अधीन है, तो वो तो पैसा सरकार को देना होगा ना। लेकिन यहां पर जो मस्जिद हैं वहां से कोई पैसा नहीं लिया जाता, वक्फ से सरकार कोई पैसा नहीं लेती। लेकिन अगर वहां 6,000 रुपए अगर स्पेशल अनाउंस करेंगे तो उस पर तो सवाल उठाने का हक है ना, कि भाई अगर आपको देना है, सरकार को देना है, तो सरकार तो सब, सरकार की नजर में सब एक है। और आप लोग तो सेकुलर सरकार की बात करते हो, तो सेकुलर सरकार तो वो होनी चाहिए जिसके लिए मौलवी भी एक हो, गुरुद्वारे का ग्रंथी भी एक हो और मंदिर का पुजारी भी एक हो। पर ये क्या, इमामों को मिलेंगे 6,000, बाकी सबको ठन ठन गोपाल, ये कैसे? अब तो सरकार का चलाने का काम है कांग्रेस कर रही है, और जब कांग्रेस कर रही है तो उसने अपना विजन बनाया होगा, उन्हें किस दिशा में काम कर। जनता पार्टी के पक्ष में रहकर वहां पर विरोध तो कर सकती है, ये तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर नहीं। जनता की अदालत में फिर चुनाव होगा, जनता चुन लेगी, उनके फैसले कैसे थे उस पर डिसीजन जनता देगी। अब उस देश में जो सरकार चल रही है, अगर बुलडोजर वो चला रहे हैं और स्पेशल कुछ धर्म विशेष पे ज्यादा चल रहा है, तो वो 27 के चुनाव में जनता तय कर लेगी। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, आप जो बात कह रहे हैं उस हिसाब से हम ये माने कि जनता जो है वो सर्वोच्च है, जनता का फैसला सर्वोपरि है ना, ये कह रहे हैं ना आप? तो ठीक है, फिर तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अगर जनता का फैसला सर्वोपरि है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में अपना फैसला सुना दिया था, तो इसका मतलब तो उस आधार पर योगी जी जो कर रहे हैं वो भी सही है। आपको विपक्ष में रहकर जो है अधिकार है, लेकिन योगी जी जो कर रहे थे, उन्होंने पहले भी जो किया उसको जनता ने मोहर लगाई, तो उस हिसाब से योगी जी भी सही कर रहे हैं। ठीक है, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं भाई वो सरकार है, सरकार में जो कर रहे हैं वो ठीक है। अशोक जी, एक फैक्ट चेक करना है मुझे। हाँ बोलिए। एक फैक्ट चेक है। एक मिनट रुकिए, आता हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक मिनट रुकिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी रुकिए एक मिनट। आपका ऑडियो मैंने आपसे अनुरोध, मैंने कई बार मैसेज भिजवाए हैं, आपके यहाँ से ऑडियो में प्रॉब्लम आती है, कृपया इसको सही कराएं, क्योंकि जब आप एक के बाद एक बोलने लगते हैं ना तो आपकी आवाज़ कट जाती है। यहाँ से लगता है कि हम आपको कर रहे हैं, लेकिन वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है। जी राधिका जी बोलिए। एक फैक्ट चेक करना है। मैं आ रहा हूँ जोशी जी, रुकिए। हाँ बोलिए जी। दुष्यंत जी का एक फैक्ट चेक करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार माइनॉरिटी की लड़कियों के लिए एक स्कीम लेकर आई है जो उनकी शादियों के लिए। तो मैं उनको ये क्लियर कर दूं, वहां पे वहाली दिकरी योजना चलती है जो सभी समुदाय की बेटियों के लिए है, ना केवल किसी धर्म के लिए है। और ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहली 2 बेटियों को लाभ देती है, जिसमें 2 लाख रुपए वार्षिक आय जिनकी कम होती है। तो जैसा विपरीत है, कर्नाटक कांग्रेस की सरकार अपना बजट पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण को लेके सिर्फ मुसलमान बेटियों के लिए करना चाहती है। हम ये बात करते हैं, जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम किसी धर्म जाति समुदाय के लोगों को नहीं देखेंगे। जिनको आर्थिक कमजोर लोग हैं, जिनको असल में इसकी जरूरत है, उनको लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हो या कोई हो। तो ये जो झूठा नैरेटिव यहाँ पे बोला जाता है, हमें इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी था। नहीं ठीक है, ये जरूरी था, विकास में क्या अंतर है? ये जरूरी था, क्योंकि जब दुष्यंत जी ने कहा तो मैं भी थोड़ा चेक करना चाहता था, लेकिन मैं भुवन भास्कर जी से बात कर रहा था, क्योंकि ये उन्होंने जो बात कही थी उस पर थोड़ा मुझे भी हैरानी हुई थी कि गुजरात में ऐसी कौन सी योजना है। हाँ एक मिनट, बोलिए दुष्यंत जी, अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो बोलिए। कृपया आप चेक करिए, शादी सगुन योजना 2017 से चालू हुई है, जिसमें माइनॉरिटीज की लड़कियों को 51,000 रुपए शादी के लिए मिलता है। राधिका जी की बात को छोड़िए, आप चेक करिए। और दूसरा मैं बताता हूँ, पूरे देश में जो पिछड़े वर्ग के फंड हैं, जो पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता राशि मिलती है, उसमें मुसलमान लड़कियों को लाभ मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं, एक मिनट, सॉरी दुष्यंत जी, एक मिनट, सॉरी। आप कह रहे हैं पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए जो उसमें मुसलमानों को मिलता, तो ठीक है ना, अगर पिछड़े वर्ग के लिए है तो कोई भी उसमें पिछड़ा, हाँ कोई भी पिछड़ा होगा तो उसको मिलेगा उसमें। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, ये तो कहना गलत है ना। आप पिछड़ा कह दीजिए, उसमें जो पिछड़ा हो, जो गरीब हो, सबको दे दीजिए। बिल्कुल कह सकते हैं, बोलिए, दे सकते हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार ने भी तो अल्पसंख्यकों के लिए योजना लाई है।
नहीं सर, सॉरी दुष्यंत जी, सॉरी, रोक रहा हूं आपको। ये जितनी योजनाएं मैंने आपको गिनाई, इसमें शायद एक या दो हैं जो मैं आपको बता भी दूंगा अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी है, लेकिन जहां मुस्लिम शब्द है वहां मुस्लिम शब्द है। इसमें सिर्फ एक दो योजना और वो भी बता देता हूं अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी है। वो जो इमामों के लिए कहा गया उसमें सिख ग्रंथी कह दिया गया है और उसमें जैनों के लिए कह दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक दो चीजें शायद होंगी, लेकिन सारी योजना मुसलमान। अब आप सोचिए कि मुसलमानों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपए, ये कौन सी योजना है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। और सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण, ये तो संविधान भी नहीं कहता। ये तो संविधान भी आजाद नहीं था, जिस संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी जी घूमते हैं, वो संविधान तो नहीं कहता कि सरकारी ठेके खुले और उन ठेकों में आप कह दो कि भाई 4% आरक्षण जो है मुस्लिम ठेकेदार, बाकी यहां पे इस 4% में सिर्फ मुस्लिम ठेकेदार आएंगे। ये तो कोई नई बात है बिल्कुल। बोलिए दुष्यंत जी। देखिए ये अशोक जी, जो भी योजनाएं हैं जैसा आपने बताया, मैं और ये फैक्ट चेक कर लूंगा, मेरी जानकारी में ये है कि जो भी योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं सर। और जो आप चेक कर लीजिए, आप सुनिए, आप चेक कर लीजिए, सुनिए, आप चेक कर लीजिए, सुनिए सर, वो माइनॉरिटीज की बेटियों के लिए है। नहीं सर, सुनिए, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूं, मैं चेक करके आया हूं और मैंने जो योजनाएं लिखी फिर से बता रहा हूं, उसमें इमामों के लिए जहां पर है उसमें सिख, जैन और मुस्लिम उनके लिए लिखा हुआ है। सुनिए तो सही, बाकी कहीं पर भी जो है ये नहीं लिखा कि भाई ये जो है योजना, ये योजना सबके लिए, ठीक है ना, ये कहीं नहीं लिखा। तो मैं बड़ा साफ बता रहा हूं। हाँ, जो है 100 करोड़ रुपए जो है एक जगह पर, सुनिए 100 करोड़ रुपए एक जगह पर जैन, बुद्धिस्ट, सिखों के लिए, 250 करोड़ रुपए क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये भी आप कर रहे हैं तो सवाल यह है कि आप धर्म के आधार पर किसी को बजट कैसे अलॉट कर सकते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के लिए 1000 करोड़ रुपए, ईसाइयों के लिए 250 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए जैन, बुद्धिस्ट के लिए। तो भाई किसी भी हिंदू को लगेगा कि भाई ये हमारे देश में क्या हो रहा है। ये अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू होने की सजा मिलेगी क्या, कि मेरे नाम पर कोई बजट नहीं होगा, मेरे नाम पर कोई अलॉटमेंट नहीं होगा? क्या हिंदू होना इस देश में अपराध हो गया, पाप हो गया? मेरे नाम से योजनाएं नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चियां तो बच्चियां, सबकी बच्चियां हैं। आप कहें मुस्लिम लड़कियों को आप प्रशिक्षण देंगे? अरे कोई रेपिस्ट को ये देखता है कि हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़की है? और फिर तो हिंदू लड़की का, दलित लड़की का मुरादाबाद में जो हुआ वो तो धर्म के आधार पर हुआ। मैं आ रहा हूं सर, रुकिए एक मिनट सर, एक मिनट। आपकी सुझाव बोलिए, अच्छा बोलिए। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, इस पे गंभीर बहस देश भर में होनी चाहिए। लेकिन हर राज्य में आप उठा लीजिए माइनॉरिटीज को, जिसमें बहुत अधिक संख्या में मुसलमान आते हैं, उनके लिए बहुत सारी विशेष योजनाएं हैं। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ASI के द्वारा जितनी मस्जिदें हैं उनमें जो मौलवी नमाज पढ़ाने का काम या मौलाना करते हैं उनको पेंशन मिलती है। नहीं दुष्यंत जी, आप फिर गलत चले गए सर। दुष्यंत जी फिर गलत चले गए। मैं फिर से कह रहा हूं, ASI के तहत जितनी मस्जिदें हैं वो सरकारी संरक्षण में है। तो अगर जो चीज सरकारी संरक्षण में है वहां पर जो अपॉइंट होगा उसको सरकार ही तो पैसा देगी ना, उसको ट्रंप साहब देने नहीं आएंगे। जैसे अभी मैंने जो है भुवन भास्कर जोशी जी की बात की, उन्होंने कहा कि भाई जो सरकार के नियंत्रण में मंदिर हैं तो उनको सरकार पुजारी को पैसा देती है। बिल्कुल देगी। आप पैसा ले लेंगे मंदिर का तो आपको ही देना पड़ेगा। अगर ASI के अधीन कोई मस्जिद है तो जाहिर सी बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है तो भारत सरकार को ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी है कि आप जो है बिल्कुल खटाखट बांटते रहेंगे धर्म के नाम पे। मैं इस पे सवाल उठा रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं बाकी मेहमानों के, छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है?
अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण खटाखट हलाल सर्टिफाइड बजट। ये बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक में जो बजट आया है वो हलाल सर्टिफाइड बजट है, क्योंकि उसमें मुसलमानों के नाम पर इतनी सारी योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि हलाल सर्टिफाइड बजट है। बीजेपी कह रही है कि जिन्ना और औरंगजेब की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए इस हद तक कांग्रेस आगे बढ़ गई है कि कांग्रेस आधुनिक जो है वो मुस्लिम लीग हो गई है। बीजेपी ये भी कह रही है कि इसको लेकर देश भर में हम प्रदर्शन करेंगे। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, दुष्यंत नागर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो है राहुल गांधी जी के समर्थक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल हैं मेरे साथ जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जल्दी से आपका जो आप कहना चाह रहे थे कहिए, फिर मैं रोहित जी के पास जाऊंगा और फिर बाकी मेहमानों के पास। जी, आपने अपने चैनल में कहा कि 2017 में माननीय योगी जी की जीत थी। बिल्कुल सत्य है, कोई गलत बात आपने कही, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं 2024 में उत्तर प्रदेश में जो आधा करने का काम करा अखिलेश यादव जी ने करा और योगी जी की हार। बस इतना ही कहना। नहीं तो सर, लोकसभा और राज्यसभा पे आप जानते हैं देश का संविधान तो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। सुनिए ना सर, देश का संविधान उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने लिए सरकार 2024 में चुनी थी या 2022 में चुनी थी, ये बता दीजिए देश के संविधान के अनुसार। 2017 की जीत का श्रेय अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश में देना है तो 2024 उत्तर प्रदेश के जो चुनाव। नहीं, मैं जीत का श्रेय की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने ना मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विधानसभा के लिए वोट दिया वो उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला माना जाएगा कि लोकसभा का माना जाएगा? 2017-2024 में जीत और हार का श्रेय योगी जी को है, भारतीय जनता पार्टी में। दैट्स ऑल। योगी जी को है श्रेय। हाँ, अगर वो जीत का लेते 17 में तो 24 में हार का भी केवल योगी जी को। नहीं, मैं तो 24 में फिर कह रहा हूं, अगर आप उस हिसाब से कहना, मैं तो फिर कह रहा हूं ना, संविधान क्या कहता है। हम आपने सुनिए ना, इस डिबेट को आप किधर ले जाना, जोशी जी सुनिए, इस डिबेट को आप ले जाना चाहते हैं कि जनता ने फैसला दे दिया तो इसलिए सरकार को करने की छूट है, विपक्ष अपना जो कहेगा कहता रहे। तो उस आधार पर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला सुनाया था वो विधानसभा में सुनाया था ना, लोकसभा चुनाव में तो वो नहीं माना जाएगा ना कि सरकार बदलने के लिए था। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो क्या फिर नहीं तो फिर क्या, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को गिरा दें, संविधान सम्मत होगा क्या? संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, पढ़ भी लिया करिए। दिक्कत यह है कि लाल डायरी ले लेके घूमते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि अगर चुनाव हुआ तो 5 साल के लिए विधानसभा में वो सरकार राज करेगी। ये नहीं है कि लोकसभा होगा, और कांग्रेस का शासन भी नहीं है कि लोकसभा आए तो सरकार गिरा दो। वो इंदिरा गांधी का रूल नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार नहीं चलती है अब कि सरकार गिरा दो। अपने मन से संविधान की व्याख्या मत किया करिए। लाल डायरी लेकर घूमते हैं तो पढ़ा भी कीजिए, सिर्फ पॉकेट में लाल डायरी रखने से नहीं चलता। रोहित जी के पास आ रहा हूं मैं। पॉकेट में डायरी लेकर मत पढ़ लिया करिए भुवन भास्कर जोशी, पढ़ा करिए संविधान, पॉकेट में लेकर मत घुमा करिए। रोहित अग्रवाल जी कैसे देखते हैं इस पूरी डिबेट को आप?
देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है आपकी डिबेट से, आपकी जनता ने भी सुन लिया कि दुष्यंत नागर जो कि राहुल गांधी के सपोर्टर के रूप में यहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब फैक्ट चेक करने की जरूरत है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, जबकि पूरे देश की जनता ये चीज समझती है और देख रही है और सुन रही है। और फैक्ट चेक कर ले दुष्यंत नागर, क्योंकि हमको तो फैक्ट पता ही है। तो फैक्ट ये है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की सहायता, जो कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं कि वो पिछड़ों के लिए है, लेकिन वो मुस्लिम लड़कियां स्पेसिफाइड है। अगला शब्द है वक्फ संपत्तियां। वक्फ संपत्तियों में पिछड़े तो नहीं आते हैं ना, सब मुसलमानों की ही है ना। और कब्रिस्तान, कब्रिस्तानों में अब कौन सा पिछड़ा जा सकता है, ये या तो दुष्यंत नागर बता दें। फैक्ट चेक करने की अगर बात कर रहे हैं तो वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए दिए हैं, मतलब मुसलमानों के लिए दिए हैं, जो कि दुष्यंत नागर मान रहे हैं कि अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि वो फैक्ट चेक करना चाहते हैं कि साहब वो पिछड़ों का है। तो ये अगर कांग्रेस के समर्थक मान रहे हैं कि ये गलत है, तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है। मुस्लिम संस्कृति कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नए ITI कॉलेज की स्थापना KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत दी जाएगी। तो फिर दुष्यंत नागर जी, आप मान रहे हैं ना कि ये गलत किया है सरकार ने, तो अगर खुद उनके समर्थक मान रहे हैं कि सरकार ने गलत किया है, तो अब इससे ज्यादा बेटर फैक्ट चेक तो हो नहीं सकता। तो देश की जनता समझ चुकी है कि ये डिबेट में हम क्या बता रहे हैं देश की जनता को। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 2024 की बात कर रहे थे। भाई साहब, आप विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहने जा रहे हो। 24 में भी आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका में ही चुना है। उनका तर्क ये था भाई 37 सीटें, उनका तर्क ये था कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई है, तो इस हिसाब से समाजवादी पार्टी की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ मिली हैं। एक सीट अगर कम भी आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बने हैं ना। अरे भाई, मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति, ये तो समझो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनने की भी हैसियत में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी अखिलेश यादव नहीं बन पाए हैं, तो अखिलेश यादव कहां से जीत गए? चलिए, ओके, मुझे तो समझना पड़ेगा ना। ओके, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष आपके सहयोगी जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है दिल्ली में, जिसने आपने जिनका साथ छोड़ दिया था, और जनता ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के किस तरीके से देश के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चुनी है, ये भी हमको आपको देखना पड़ेगा ना। आप किस तरीके की बात करते हो, दुष्यंत जी पहन के बैठ जाते हो, पर दिमाग पे कुछ पीला अगर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। ओके दुष्यंत जी, वो कह रहे हैं कि भाई एक तो बात, लेकिन मैं वैसे एक बार बताऊं, मैं ऑन ए लाइटर नोट, लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूं लाइटर नोट पे कह रहा हूं, लेकिन बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। ये डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन आपने कहा ना कि कांग्रेस के जो है समर्थक है और उन्होंने मान लिया, तो देखिए आपको सही बताऊं तो सच बात तो ये है, दबी जुबान में कांग्रेस के समर्थक पीठ पीछे यही कहते हैं कि यार इतना अपीजमेंट हम लोग कर रहे हैं पूरी। एक मिनट में आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। दुष्यंत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं जो मेरा अपना रीडिंग है, और जो मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो कांग्रेस समर्थक भी हैं। कल ही एक कांग्रेस के नेता मेरे पास आए थे, हरियाणा कांग्रेस के, और उन्होंने मुझे क्या कहा, वो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट पे इस हद तक जा रही है कि हमको डुबा के छोड़ेंगे। ये इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे रोहित जी ने कहा ना, इसलिए कहा कि शायद मन ही मन ये भी मानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन अब वो पार्टी की पॉलिसी की ओपनली जाकर नहीं कोई कह सकता ना। बोलिए दुष्यंत जी, बोलिए। देखिए, मैंने ये कहा डिबेट में कहा कि अगर ऐसा है तो गलत है, फैक्ट चेक करने की जरूरत है। ठीक है उनको बोलने दे। ओके, रोहित जी बोलने दे उनको। हाँ बोलिए दुष्यंत जी, बोलिए। गंभीरता के साथ सुनिए। देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी आज क्या कह रही है कि कर्नाटक गवर्नमेंट मुस्लिम समाज को आर्थिक सहायता दे रही है। जिन्ना का मॉडल है, औरंगजेब का मॉडल है, यही है ना डिबेट का मूल। नहीं सर, ये नहीं है। एक मिनट सर, विषय ये है कि एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण किया जा रहा है। विशेष ये है, आप आर्थिक आधार पर अगर किसी पिछड़े को, वो तो मोदी सरकार भी करती है ना, केंद्र सरकार घर बनवाती है, लेकिन वो जब घर बनवाती है तो वो उसमें धर्म के आधार पर नहीं होता। बीजेपी का आरोप ये है कि भाई धर्म के आधार पर आप योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जो गलत है। सर, धर्म के आधार पर केंद्र सरकार IAS IPS में एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कोचिंग सेंटर खुलवाए हुए हैं। माइनॉरिटीज के बच्चों को कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कर्नाटक सरकार में पहली बार नहीं हो रहा है।
माइनॉरिटीज को अलग अलग विषयों पे केंद्र और राज्य सरकारें हेल्प पूर्व से ही करती आ रही अब सर ओके, आपने जो कहा आज ओके, क्योंकि ये बजट आया है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक मुद्दा बना रही है। ओके, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, संविधान बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया था जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण या योजनाएं नहीं दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आप हो, लेफ्ट की सरकारें हो, इसे बार बार तोड़ती रहती है। हाथ में संविधान लेके घूमते जरूर है, लेकिन संविधान में जो मूल चीजें लिखी हुई हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर की वैल्यूज हैं, उनके खिलाफ चलती हैं। क्यों? क्योंकि उनको देश में हर नागरिक का विकास नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का विस्तार चाहिए। अब कंपेयर करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, लगातार दुष्यंत जी बार बार बोलते हैं, अरे गुजरात में ये हो रहा है। गुजरात में जितनी भी योजनाएं शादी के लिए भी चल रही हैं, चाहे वो कुंवरबाई ना मोमरू योजना हो, चाहे माई रामबाई सात फेरा समूह लगन योजना हो, वो सब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। कहीं बीपीएल से कमजोर लोगों के लिए है और सब आर्थिक रूप से कमजोर के लिए है। कहीं पर भी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। हमने कोई हिंदू स्पेसिफिक या कोई और धर्म स्पेसिफिक योजना नहीं बनाई है। कोई भी बीपीएल से नीचे हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी गरीब हो, उनके लिए ये है। पर लेकिन आप फर्क देखिए ना, बीजेपी सरकारें कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हमारा लक्ष्य है समाज का हर वर्ग इकट्ठा होकर आगे बढ़े और किसी एक विशेष समुदाय का वोट बैंक की तरफ नहीं। लेकिन तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, या जब इनकी आंध्र प्रदेश में सरकार थी, जब हमारी सरकार नहीं थी आंध्र प्रदेश में, तब लगातार इन राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण को लेके, चाहे शादी मुबारक योजना हो, चाहे अभी सरकारी ठेके देखने की योजना हो, मुसलमान निकाह में 50,000 देने की योजना हो, बंगाल सरकार में वक्फ बोर्ड और मदरसों को करोड़ों का अनुदान देना हो, मुसलमान बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों का तुलना मदरसों की विशेष फंडिंग हो, ये सब है। केरल में भी आप देखिए, पीएससी नौकरियों में 12% मुसलमान आरक्षण है, वहां पे भी है। और केरल में कभी अलग लड़ते हैं, देश में ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरकारी सहायता के 50% मुसलमानों को आरक्षण मिलता है केरल में भी। तो ये सारी योजनाएं जो मुस्लिम स्पेसिफिक है, वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में। और आप मुझे एक बीजेपी रूल स्टेट दिखा दीजिए जहां पे ये कहीं पर भी लिखा हो कि ये सिर्फ हिंदू या कोई और अन्य धर्म के लोगों के लिए योजना होगी। सभी के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद दुष्यंत जी और उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। क्योंकि अब देखिए है क्या ना, अगर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये राजनीति कर रही है, तो भाई जहां बीजेपी विपक्ष में, जहां आप विपक्ष में आप राजनीति करते हैं, जहां बीजेपी विपक्ष में बीजेपी राजनीति करेगी। लेकिन ये मैसेज क्या, आप देखिए ना, मैसेज आप लोग जो दे रहे हैं या कांग्रेस की सरकार जो दे रही है, कर्नाटक की सरकार, वो मैसेज बड़ा जो है अटपटा है। और वो मैसेज जो है वो बहुत खराब मैसेज है। एक मैसेजिंग होती है राजनीति में, परसेप्शन होता है। आप परसेप्शन ये दे रहे हैं। और फिर से मैं गिनाना शुरू करूंगा मुसलमानों के लिए, तो फिर आप जो सोचिए हर जगह मुस्लिम 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 मुस्लिम, तो परसेप्शन क्या बन रहा है? परसेप्शन यही बन रहा है ना कि आप लोग मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, बाकी क्या हिंदू बेचारा उसकी क्या गलती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दवा से क्या होगा? अरे बेटा, मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगी। अब तो ठीक हूँ, दवाई क्यों खाना? अरे डॉक्टर तो बोलते ही रहते हैं, मुझे पता है, दवाई बस 3 दिन ही खानी है। ये सब नजर आता था क्योंकि दवाई की घर में एंट्री होते ही पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता था। इसलिए हमारे अपने उसे टालने के बहाने ढूंढते रहते थे। पर जब से जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है, तब से बहानों का ये पिटारा बंद हुआ है। और पिछले 6 सालों में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90% तक कम दाम पर दवाएं मिलती हैं। 2000 से ज्यादा दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आज देश भर में पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। 7 मार्च जन औषधि दिवस की यही शुभकामना। सर्वे संतु निरामया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत। आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर की चौथी किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है।
कंपनियां, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नहीं टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का जो बजट आया है कर्नाटक में, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि तुष्टीकरण का बजट है, तुष्टीकरण खटाखट हलाल सर्टिफाइड बजट, क्योंकि बीजेपी ने तो कह दिया सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफाइड बजट है। बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बार उन्होंने कहा राधिका जी ने कि भाई हमारे स्टेट सरकारें कोई भी धर्म के आधार पर कोई योजना नहीं लाती हैं, और मैं अभी देख रहा था उत्तर प्रदेश में भी एक योजना है लड़कियों को 51,000 रुपए की, लेकिन उसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो गरीब लड़कियां हैं उनको शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो अगर लड़कियों को ट्रेन करना है, उनको आत्मरक्षा के लिए देना है, तो भाई सबको कर दीजिए। उसमें हिंदू मुस्लिम काहे कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि हम जाति के लिए नहीं करते, हम धर्म के लिए नहीं करते, हम तुष्टीकरण नहीं करते। अरे पसमंदा मुसलमान का टर्म कौन लेके आया लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान? मोदी जी ने तो पसमंदा मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करी। जब अपना होता है ना, तो व्यक्ति दूसरे तरीके से उसका विश्लेषण करता है और दूसरे के ऊपर उसको तोड़ के मरोड़ के, उसको जिन्ना के साथ जोड़ के, औरंगजेब के साथ जोड़ के उस पर राजनीति करने का दुष्यंत जी, पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई योजना बताए ना, जो बीजेपी ने कोई आर्थिक योजना सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के लिए ऐलान किया हो कि इनको इतना पैसा दिया जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करी। भोपाल की रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? पसमानदा मुसलमानों के ऊपर ये हो गया, पसमानदा मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या पता है अगले बजट में कुछ रखें भाई। प्रचार में तो इनके में नहीं, सब जब रखेंगे तब आप भी हमलावर हो जाइए, तब आप भी कहिए ये हलाल सर्टिफाइड बजट है। लेकिन आज तो आपको ये जवाब देना है ना। नहीं दुष्यंत जी, आज तो आपको जवाब देना है ना कि भाई आप जो है धर्म क्या, क्योंकि जब बीजेपी करेगी तब आप हमलावर होइए बिल्कुल, और हम भी सवाल पूछेंगे कि भाई डबल स्टैंडर्ड क्यों है। कांग्रेस करे तो आप उस पर हल्ला मचाएंगे और खुद करते हैं तब तो हम भी सवाल पूछेंगे। लेकिन आज तो सवाल आपसे होगा ना, कांग्रेस की सरकार से होगा। बड़ा स्पष्ट बात है, बड़ा ही, इसमें कोई कहीं नई चीज नहीं है जो कर्नाटक सरकार ने की है। ऑलरेडी सभी राज्यों में सर, इस प्रकार की नहीं दुष्यंत जी सॉरी दुष्यंत जी, आप मुझे बताइए देश में कहां पर ठेके, सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, या किसी भी के लिए भी सरकारी ठेकों में मुझे एक बताइए, या प्रशिक्षण की मुझे एक योजना किस देश में किसी भी स्टेट की बताइए, किसी भी स्टेट की, कि मुस्लिम लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ जो है एक धर्म के लिए होगी। ये मुझे एक भी बताइए। ये अपने आप में पहली बार हो रहा है भाई। आपने ITI का नहीं सर, मैं दो स्पेसिफिक नहीं ITI छोड़िए सर, ITI छोड़िए, ITI आप बनवाइए, ITI बनो। देखिए ITI पढ़ने, सुनिए ना सर, नहीं दुष्यंत जी, शिक्षा के लिए आप ITI बनवाइए, किसी को बनवाइए, कोई तकलीफ नहीं है। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। देखिए दो चीजें, क्या ठेकों के अंदर, सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देना आप सही मानते हैं? क्या लड़कियों को प्रशिक्षण देना, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को प्रशिक्षण देना आत्मरक्षा के लिए, आप इसको सही मानते हैं? दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए एक बार। देखिए ठेकों के विषय में जो आपने कहा उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसका अध्ययन करूंगा। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि ठेकों में किसी के लिए भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदू के ना मुसलमान के मेरिट के आधार पर होना चाहिए। ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं दुष्यंत जी कह रहे हैं, दुष्यंत जी ने कहा वो अध्ययन करेंगे और वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि ठेकों में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। ये अच्छी बात है दुष्यंत जी ने कहा। और मैंने हाँ रोहित जी आ रहा हूं, मैंने पहले ही कहा देखिए, मैंने पहले ही कहा कांग्रेस के जितने समर्थक है दबी जबान में ये बोलते हैं कि भाई हम तुष्टीकरण के लिए इतना आगे जा रहे हैं कि अब हमारे लिए बचना मुश्किल हो गया है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि कांग्रेस के ये शीर्ष नेतृत्व समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है भाई। ये तो सवाल उठता है ना। एक छोटा सा और ब्रेक, फिर आ रहा हूं रोहित जी, और उसके बाद प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, दोनों के पास आऊंगा जी।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा? सर मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी કેમ છો? અરે મજામાં છું મોટા ભાઈ. मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है. बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। चलिए चर्चा कर रहे हैं आज तुष्टीकरण खटाखट हलाल सर्टिफाइड बजट। कांग्रेस की सरकार हलाल सर्टिफाइड बजट भी ले आई है क्या? बीजेपी हमलावर है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी रोहित जी बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। जी देखिए अशोक जी, अब ये क्लियर हो गया कि खुद दुष्यंत नागर ने कह दिया है कि अगर 4% ठेका मुसलमानों के लिए किया गया है तो गलत है। तो अगर खुद कांग्रेस समर्थक ही कह रहे हैं तो ये स्थिति देश की जनता के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी। दूसरी बात, अभी तक देश की जनता ये समझ रही थी कि कांग्रेस को दिक्कत है कुंभ के आयोजन से। अभी तक देश की जनता ये समझ रही थी कांग्रेस को दिक्कत है राम मंदिर से। अभी तक देश की जनता ये समझ रही थी कि कांग्रेस को दिक्कत है काशी विश्वनाथ से। पर आज दुष्यंत नागर ने क्लियर कर दिया कि उनको पसमानदा मुसलमानों के विकास से भी दिक्कत है। इन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए जो भी काम कर रही है सरकार वो नहीं करना चाहिए। एक बात और साफ हो चुकी है अब देश के अंदर कि कांग्रेस को हर विकास के कार्य के साथ दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं दुष्यंत नागर कि हम करेंगे काम पिछड़ों के लिए, हम करेंगे काम दलितों के लिए, हम दलितों को उनका हक दिला के रहेंगे, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनका हक दिला के रहेंगे। हमने देश के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब से महिला राष्ट्रपति भी है और हम इसी तरीके से देश के दलित को सामान्य पायदान पे लाके रखेंगे। आप करते रहिए तुष्टीकरण, परंतु हम अल्पसंख्यकों का भी विकास करेंगे। और हमारी किसी भी योजना में आप धर्म नहीं ढूंढ पाएंगे, पर आपकी सैकड़ों योजनाएं चिल्ला रही हैं कि आप धर्म के नाम पे तुष्टीकरण कर रहे हैं। रोहित जी ने दुष्यंत जी की कमजोर नस पकड़ ली, उन्होंने जो पसमानदा का सवाल उठाया था। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं अपनी बात पे आज नहीं सर एक मिनट प्रोफेसर भुवन, मैं कोशिश करूंगा आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी देखिए, एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। आप तो प्रोफेसर है, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हैं आप, तो परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन तो यही बन रहा है ना कि भाई आप मुसलमानों के नाम पर सब चीजें करे जा रहे हैं, वो तो उससे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा ना। देखिए अभी दुष्यंत जी कह रहे थे पुष्पांडा मुसलमान की, मैं कहना चाहता हूँ दुष्यंत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते सबके लिए, चाहे पुष्पांडा मुसलमान हो, चाहे इस देश के किसान हो, इस देश के युवा हो और इस देश के लोग हों, सबको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। 2 करोड़ नौकरी की बात, किसान की आय दोगुनी की बात, और पसवास चुनाव में कुछ अलग कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, और जब जमीन में बात आती है तो अमित शाह आके कह देते हैं वो तो चुनावी जुमला था। देखिए अब आप विषय से हट गए, लेकिन ठीक है मैं आपको रोकूंगा नहीं, विषय से आप हट गए हैं, लेकिन अब आपको मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको चांस दे रहा हूं, समय दे रहा हूं, कोई ये ना कहे समय नहीं दे। लेकिन ठीक है आप अपनी बात करिए, बोलिए। उसी विषय को कह रहा हूँ, इसलिए इसको अन्यथा लेना कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव के प्रयोग के लिए लोगों का प्रयोग करते हैं, और जब बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की देश देख पा रहा है। देश देख पा रहा है जब इम्प्लीमेंट की बात है तो माननीय अमित शाह जी आगे आके कह देते हैं कि वो तो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये भारतीय जनता पार्टी नीति और नीति है, निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ। और जो आज के विषय में ओके सर, अब मेरे थोड़ा सवाल का भी जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था। क्या परसेप्शन नहीं बन रहा कांग्रेस के खिलाफ और आपके विपक्षी गठबंधन के खिलाफ कि आप लोग मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं अगर आज का बजट देखें तो? देखिए मेरा ये मानना है, जो कर्नाटक सरकार ने अपनी योजनाओं को लागू करने का काम करा है वो चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार करा है, और निश्चित तौर पर अपने चुनावी घोषणा पत्र पर आगे बढ़ने का काम करा। ओके, चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप किया। राधिका जी, चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप किया है, उनका वादा था, उन्होंने करा, लोगों ने इसीलिए उनको वोट दिया।
बिल्कुल, तो फिर इनको पहली बात तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को साइड रख देना चाहिए। वो बात अलग है कि राहुल गांधी जिस संविधान की कॉपी को लहराते हैं, जब एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा, खोल के दिखाई तो वो खाली निकली थी, तो उससे ये प्रूव होता है। तो ये ना कहें हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, हम अंबेडकर जी की पार्टी है, तो उन्होंने जो मूलभूत रूप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सबका विकास होना चाहिए, किसी धर्म के नाम पर या किसी जाति के नाम आधार पर नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल काम किया। तो ये सबसे पहले प्रूव होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बदलना चाहते हैं। पूरा एक नैरेटिव गढ़ा गया था इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय पे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कौन काम कर रहा है वो आज हमारे सामने है। हमें कोई तकलीफ नहीं है आप किसी के लिए कुछ भी करना चाहे, लेकिन हम एक स्पेसिफिक चीज बोलते हैं कि आपको अगर विकास की बात करनी है, आपको गरीबी हटाने की बात करनी है, आपको किसी को आगे ले जाने की बात करनी है, तो बराबर करिए ना। बेटियां सबकी हैं। क्या हिंदू बेटी को हक नहीं है कि वो अपनी हिफाजत के लिए ट्रेनिंग ले? क्या हिंदू महिलाओं को हक नहीं है कि उनको भी स्पेसिफिक उनकी शादियों के लिए पैसा मिले? क्या और धर्म की बेटियों को हक नहीं है? हिंदू तो छोड़िए, वहां पे कर्नाटक में तो और अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं, एथिस्ट भी रहते हैं जो किसी धर्म को भी नहीं मानते। तो क्या उनकी ये गलती है कि वो मुसलमान समुदाय में पैदा नहीं हुए? और देखिए ना, कांग्रेस जो तुष्टीकरण करती है ना अशोक जी, आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, कहां पे मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है। कांग्रेस के वो सीथ्रो कर रहा है, दिल्ली में उठा के देखिए, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मुसलमान ने एक वोट नहीं दिया कांग्रेस को। तो लगातार मुसलमान समझ रहा है कि कांग्रेस सिर्फ उनको तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल करती है। सवाल देखिए, मुस्लिम वोट का नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है ना, इस बात को देखिएगा, इस बात को महसूस कीजिएगा कि होता क्या है। परसेप्शन की, फिर कहता हूं, राजनीति में जो आप करते हैं जनता उसको बहुत करीब से देखती है। अगर जो है मनमोहन सिंह सरकार ने चुनाव से ठीक पहले वक्फ संपत्तियां जो है, सरकारी संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी, 2014 में उसका भुगतान करना पड़ा। आप ये कहें ये मुद्दा नहीं होता, ये होता है, तुष्टीकरण मुद्दा होता है। आज अगर कांग्रेस ये सब कर रही है, अगर उसने वादा किया था, वादा तो उसने सबके लिए किया था, वादा अगर उसने मुसलमानों के अलग से किया होता तो अलग बात थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब आप इस तरह का बजट लाते हैं जिसमें एक समुदाय के लिए विशेष योजनाएं होती हैं, तो फिर जो बहुसंख्यक समाज है उसको लगता है कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी है। और फिर वो बहुसंख्यक समाज जब जाकर ईवीएम का बटन दबा देता आपके खिलाफ, तब आप कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तब आप कहते हैं चुनाव आयोग ने धांधली कर दी। तो अगर आप हिंदुओं के साथ, इस देश के बहुसंख्यकों के साथ छल करेंगे, उनको जो है दरकिनार करेंगे, तो फिर नतीजे इस तरह के आएंगे और उन नतीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मेरा इतना कहना, बाकी आपकी मर्जी। आज कर्नाटक में बजट ले आए, कल को आप हिमाचल में भी ऐसा बजट ले आइए, लेकिन मेरा यकीन है, लिख के ले लीजिए, उसके बाद जो चुनाव नतीजे अगले आएंगे, फिर आप उसके बाद यही कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई। बहरहाल आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होगी सोमवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।